अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इम्यूनिटी में फीवर के बाद जो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेशन। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेमेशन? एक चीज आप लोग जहन में याद रखिए, जब भी हमारे बॉडी में टिश्यू की इंजरी होती है, जब भी हमारी बॉडी में कोई टिश्यू किसी भी वजह से डैमेज हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में बैक्टीरिया अंदर आके हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करे और हमारे टिश्यू को डैमेज करे, या अगर हमारा कोई चमड़ा वगैरह अगर जल जाए बर्निंग के वजह से यहाँ पर हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, या कोई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में दाखिल होकर हमारे टिश्यू को डैमेज करे, या कोई पॉइजनस एनिमल फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट है, स्नैक्स है, ऐसे जो पॉइजनस एनिमल्स होते हैं, ये जब किसी ह्यूमन को बाइट करे और उसकी बाइटिंग से हमारी टिश्यू डैमेज हो जाए, किसी भी फैक्टर की वजह से जब हमारे बॉडी के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो इसको टिश्यू इंजरी कहते हैं। और टिश्यू इंजरी के बाद हमारी बॉडी में पहला जो रिस्पॉन्स इस टिश्यू इंजरी के खिलाफ पैदा होगा, तो इस रिस्पॉन्स टूवर्ड्स टिश्यू इंजरी को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये हमारे बॉडी का पहला रिस्पॉन्स है, ये हमारे बॉडी का पहला रिएक्शन है जब हमारी बॉडी में टिश्यू इंजरी होती है, जब हमारे बॉडी में टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा खैर डिफाइन भी करें। फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स टिश्यू इंजरी इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा कि जब हमारी बॉडी में टिश्यू की डैमेजिंग होती है, टिश्यू इंजरी हो जाती है, तो टिश्यू इंजरी के बाद हमारी बॉडी में इसी टिश्यू इंजरी के खिलाफ जो पहला रिस्पॉन्स होगा, इस पहले रिस्पॉन्स को हम नाम देंगे इन्फ्लेमेशन। ये जो टिश्यू की डैमेजिंग होती है, इंजरी होती है ना, ये मद्देनजर फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। या तो ये इन्फेक्शन की वजह से हमारे टिश्यू डैमेज होंगे, या बर्निंग की वजह से होंगे, या इस्कीमिया की वजह से भी हो सकती है। इस्कीमिया मीन जब हमारे बॉडी में टिश्यू को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, जैसे कि हम एक टर्म यूज करते हैं कार्डियक इस्कीमिया, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल इज कॉल्ड कार्डियक इस्कीमिया। तो जब टिश्यू को ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली नहीं होती है, तो लेक ऑफ प्रॉपर ब्लड सप्लाई की वजह से वो टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, इसको हम इस्कीमिया बोलते हैं। या कोई एनिमल हमारी बॉडी को बाइट करे और उस एनिमल के बाइटिंग के बाद हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स दाखिल हो जाते हैं वो भी हमारे टिश्यू को डैमेज करते हैं। या कोई एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा होता है, उसमें भी हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो इसी मंदरजे सेम फैक्टर्स की वजह से जब हमारे बॉडी के टिश्यू डैमेज होते हैं तो इसको टिश्यू इंजरी कहते हैं। और इसी टिश्यू इंजरी के बाद बॉडी की तरफ से जो पहले रिएक्शन आएगा, पहला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, उस फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट टिश्यू इंजरी को हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्फ्लेमेशन जो है ये एक्यूट भी हो सकता है और ये क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर एक इन्फ्लेमेशन बॉडी में बड़ी तेजी से डेवलप हो, बहुत रैपिडली डेवलप हो, लेकिन मुख्तसर वक्त के लिए हो, रैपिडली डेवलप एंड शॉर्ट लिव इन्फ्लेमेशन को हम नाम देंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लेकिन अगर एक इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में प्रोलॉन्ग वक्त के लिए हो, लॉन्ग लिव हो, तो लॉन्ग लिव इन्फ्लेमेशन को फिर हम नाम देंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्फ्लेमेशन आता क्यों है? इन्फ्लेमेशन के पर्पसेस है क्या? थोड़ा सा आप लोग प्लीज सोचें कि इन्फ्लेमेशन तब आएगा ना जब कोई भी बैक्टीरिया लेट सपोज हमारी बॉडी में हमारे टिश्यू को डैमेज करे। तो आप देखिए, एक तरफ बैक्टीरिया है, इन्फेक्शियस एजेंट्स है, एक तरफ वो टिश्यू है जो इसी बैक्टीरिया के अटैक की वजह से डैमेज हो जाए। तो अभी इस बैक्टीरिया को भी हमने खत्म करना है, और बैक्टीरिया के बाद जो टिश्यू इस बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी में डैमेज हुए हैं, या हमारे इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो टिश्यू हमारी बॉडी में डैमेज हुए हैं, तो उसी डेड सेल्स को भी हमने उधर रिमूव करना है। तो बैक्टीरिया को खत्म करना और उसी डेड सेल को रिमूव करना, और इसी डेड सेल और बैक्टीरिया के रिमूविंग के बाद एक वे बनेगा रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि जो डेड सेल हमने बॉडी से रिमूव किए उसकी जगह पे न्यू सेल्स तो बनेंगे। तो बैक्टीरिया को खत्म करना, डेड सेल को रिमूव करना और रिपेयरिंग अमल के लिए एक रास्ता बनाना, ये मकसद है इन्फ्लेमेशन का। यहां पर देखिए मैंने लिखा भी है कि पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन में रिमूव द कॉज ऑफ टिश्यू इंजरी, मतलब जिस फैक्टर की वजह से टिश्यू की इंजरी हुई है, लेट सपोज बैक्टीरिया ने किया है, तो हमने बैक्टीरिया को खत्म करना है, क्योंकि यहां पे ये बैक्टीरिया कॉज ऑफ टिश्यू इंजरी है। फिर रिमूव द डेड सेल, जो डेड सेल, जो सेल्स हमारे बॉडी में डैमेज हुए हैं, ठीक है ना, इंजरी में बैक्टीरिया की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से, उस डेड सेल्स को हमने रिमूव करना है, क्योंकि ये डेड सेल हमारे लिए डेब्रिस है, ये हमारे लिए कचरादानी है, इसको वहां से हमने रिमूव करना है। और जब डेड सेल को भी हम रिमूव करें तो उसके जगह पे न्यू सेल्स तो बनेंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिपेयरिंग प्रोसेस। तो डेड सेल जब हमारी बॉडी में रिमूव हो जाते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, तो फिर रिपेयरिंग अमल के लिए एक रास्ता भी हमवार हो जाता है। तो बैक्टीरिया को खत्म करना,
जो सेल्स इंजरी में डेड हुए हैं उस डेड सेल्स को रिमूव करना और रिपेयरिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स आएगा जिसको हम नाम देंगे इन्फ्लेमेशन। अब ये होता कैसे है, तो इसके मैकेनिज्म को मैं आपको इंशाल्लाह डायग्रामेटिकली वैसे बहुत क्लियर कट अल्फाज में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक बात आप लोग जहन में याद रखें, हमारी बॉडी में जहां पर भी इन्फ्लेमेशन आएगा उधर कुछ साइंस होंगे और इसी साइंस से आप लोग पहचान सकते हैं कि ये तो इन्फ्लेमेशन है। जहां पर भी इन्फ्लेमेशन आएगा तो याद रखिए उधर टिश्यू में स्वेलिंग होगी। जाहिर बात है इन्फ्लेमेशन टिश्यू में ही होगा, क्योंकि जहां पर टिश्यू इंजर्ड हो जाता है उस लोकल एरिया में ही तो इन्फ्लेमेशन आएगा। तो स्वेलिंग ऑफ टिश्यू, वहां पर पेन होगा, वहां पर रेडनेस होगा, वो एरिया वार्म होगा और वो एरिया प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। सर ये साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन क्यों आते हैं और ये कैसे आता है, तो ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ड्यूरिंग द लेक्चर एक्सप्लेन करूंगा कि ये साइन कैसे आता है। चलिए आते हैं डायग्रामेटिकली कंसेप्ट कि आप लोग मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन को आसानी से समझ सकें। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आर्टरी है, आर्टरी, और जब आर्टरी टूट जाता है ना तो इनसे आर्टरियोल्स बनते हैं, छोटे आर्टरीज बनते हैं। और आर्टरियोल जब फर्दर टूट जाते हैं तो इनसे माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स बनेंगे जिसको हम बोलेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज के बाद फिर वेनस सिस्टम में वेन्यूल स्टार्ट होता है। सो आर्टरी से आर्टरियोल्स बनते हैं जबकि आर्टरियोल से कैपिलरीज बनता है। अब आप लोग थोड़ा सा इधर देखें, लेट सपोज ये जो आप लोग देखते हैं ना ब्लू मार्कर से, ये टिश्यू है, ये ग्रुप ऑफ सेल है, सेल सेल सेल, दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ये वो टिश्यू है, लेट सपोज कि अभी इस पर बैक्टीरिया ने अटैक करना है और इसी टिश्यू की हमारे पास इंजरी होगी, तो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आएगा और ये इस टिश्यू पे अटैक करेगा। आप लोग देखिए बैक्टीरिया के हाथ में AK-47 है और इस बैक्टीरिया ने इस बंदूक से हमारे टिश्यू पे एक फायर किया है और वो फायर कुछ ऐसे होगा कि ये बैक्टीरिया हमारे टिश्यू के ऊपर या इनके खिलाफ कुछ टॉक्सिक केमिकल रिलीज करेगा, फॉर एग्जांपल एक्सोटॉक्सिन। तो जब ये बैक्टीरिया हमारे टिश्यू पे एक्सोटॉक्सिन नाम से एक टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट करेगा तो ये एक्सोटॉक्सिन आकर हमारे टिश्यू को, हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तो याद रखिए जब ये सेल डैमेज हो जाता है तो इस सेल्स के अंदर कुछ खास किस्म के केमिकल्स पड़े होते हैं, वो भी बाहर रिलीज हो जाते हैं। नॉर्मली जब सेल डैमेज हो जाते हैं तो इसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो ये सारे सेल लीक हो जाएंगे, तो सारा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो है वो बाहर रिलीज होगा, लेकिन उसी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के साथ इस सेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट छुपे हुए केमिकल्स होता है वो भी रिलीज हो जाएंगे जिसको इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स कहते हैं। अब ये वो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं कि ये बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, इस अलामात की शक्ल में स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। अब ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स कौन कौन से हैं जो इंजर्ड टिश्यू से रिलीज होते हैं? हिस्टामिन है, ब्रेडिकाइनिन है, सेरोटोनिन है और नाइट्रिक ऑक्साइड है। लेकिन इसी इन्फ्लेमेटरी केमिकल के साथ एक और इन्फ्लेमेटरी केमिकल भी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा जिसको हम नाम देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। सर ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, इसकी प्रोडक्शन हमारे पास कैसे होगी? सो देखे ना, ये जो डेड सेल है, इस डेड सेल का जो मेम्ब्रेन है, लेट्स सपोज मैंने एक डेड सेल यहां से उठाया और यहां पे आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पे लगाया, इसी डेड सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होता है, तो इसी डेड सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स है, इसी फॉस्फोलिपिड को फॉस्फोलाइपेज एंजाइम चेंज करेगा एक फैटी एसिड 20 कार्बन पर मुश्तमिल एक फैटी एसिड में जिसको एरिकिडोनिक एसिड कहता है, और इसी एरिकिडोनिक एसिड को फर्दर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करेगा। तो ओवरऑल हमारे पास कौन से इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स आएंगे और ये सबसे पहला काम ये करेगा कि ये जो आर्टरियोल्स है, कैपिलरी से पहले जो ब्लड वेसल्स है आर्टरियोल्स, ये इस आर्टरियोल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स करेंगे। और जाहिर बात है जब ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल इस आर्टरियोल्स के स्मूथ मसल को रिलैक्स करे तो इनसे आर्टरियोल एक्सपैंड हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वेसोडाइलेशन हुआ और इसी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को इस फंक्शन के बाद हम वेसोडाइलेटर्स बोलेंगे। तो तभी इधर मैंने लिखा भी है कि these inflammatory chemicals work as a vasodilator, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल आर्टरियोल के स्मूथ मसल को रिलैक्स करेंगे, जैसे आर्टरियोल एक्सपैंड हो जाएंगे, तो इसी एक्सपेंशन ऑफ आर्टरियोल को हम नाम देंगे वेसोडाइलेशन। अब बड़े गौर से सुने, जब आर्टरियोल्स की डायलेशन और एक्सपेंशन होगी तो आर्टरियोल से ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा कैपिलरीज में, मोर
will flow from arterioles into the capillaries. More blood will flow. और जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो करे कैपिलरीज में तो क्या होगा? कैपिलरीज का जो ब्लड प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो इंक्रीज हो जाएगा. नॉर्मली अगर हम कहें कि कैपिलरी के अंदर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर होगा, लेकिन आर्ट्रियोल के एक्सपेंशन के बाद, डायलेशन के बाद आर्ट्रियोल से जब ज्यादा मिकदार में ब्लड मूव करेगा कैपिलरीज के अंदर, सो ज्यादा ब्लड फ्लो की वजह से यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा एंड ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो ज्यादा ब्लड फ्लो की वजह से ब्लड प्रेशर जो है अराउंड अबाउट 40 mmHg से इंक्रीज होकर 65 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंच जाएगा. अब इसी इंक्रीज ब्लड प्रेशर का फायदा क्या है आपको बता दिए स्टूडेंट. इसी कैपिलरी का मैंने एक और पिक्चर आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पर मेंशन किया है, और वो ये है कि जब ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, याद रखिए कैपिलरीज के बाद में यहाँ पे जो आप लोग सेल्स देख रहे हैं, these cells are called endothelial cells. इसी सेल्स को हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं. लेकिन एंडोथेलियल सेल्स आप लोग देखिए काफी एक दूसरे के साथ करीब करीब होते हैं, मतलब कि आपको क्लियरली एंडोथेलियल सेल्स के बीच में कोई गैप नजर नहीं आएगा. लेकिन जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए 65 mmHg तक राउंड अबाउट इंक्रीज हो जाए, तो इसी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कैपिलरी जो है ये श्रिंक होना स्टार्ट कर देता है, इसकी श्रिंकेज हो जाती है. और जब कैपिलरी सेल श्रिंक होता है तो इसकी श्रिंक होने की वजह से कैपिलरी सेल के दरमियान गैप पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कैपिलरी सेल के दरमियान ये जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स गैप. और इसी गैप का फायदा ये होगा कि इसी गैप की मदद से ज्यादा ब्लड जो है वो बेसिकली लीक आउट होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जो है वो हमारे पास कैपिलरी से बाहर लीक होगा. ब्लड विल लीक आउट, ब्लड जो है वो बाहर लीक होगा और उस लोकल एरिया में लीक होगा जहां पे वो टिश्यू हमारे पास बैक्टीरिया के अटैक से इंजर्ड हो चुके हैं. तो फायदा तो ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड लीक होगा. अब सर ये ज्यादा ब्लड लीक होने का फायदा क्या है? वो ये है कि इसी बैक्टीरिया को भी तो हमने मारा है, क्योंकि ब्लड के साथ तो बहुत ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल भी बाहर आएंगे. सेकंडली, ये जो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं इस टिश्यू को तो हमने रिपेयर भी करना है, तो रिपेयरिंग अमल के लिए ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है. रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू के लिए ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. तो इसी ब्लड की लीक होने से इसी ब्लड को हमने बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करना है. लेकिन ये जो ब्लड तो बाहर आ रहा है, लेकिन ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये आसानी से बाहर नहीं आते हैं. तो इसको हमने एक ट्रैक से एक्टिवेट करना है, उसको हमने मजबूरन ब्लड से माइग्रेट करके बाहर लाना है ताकि इस बैक्टीरिया को किल कर सके. तो लेट सपोज ब्लड के अंदर एक व्हाइट ब्लड सेल है जिसको न्यूट्रोफिल कहते हैं, एक फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल है. ये मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इसको फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस अमल के जरिए से जरासीमों को किल करते हैं, उसको इंजेस्ट करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम के जरिए से मार देते हैं. तो अभी आप लोग देखिए कि हमने इस व्हाइट ब्लड सेल को भी कैसे बाहर की तरफ माइग्रेट करना है. सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स है इन्होंने फर्स्ट फंक्शन ये किया कि इन्होंने आर्टरियोल को डायलेट किया ताकि कैपिलरी की तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो फ्लो कर सके. लेकिन इसका सेकेंडरी फंक्शन ये होगा कि ये किसी कैपिलरी सेल के ऊपर एक मॉलिक्यूल को डिस्प्ले करेगा जो आप लोग ब्लू मार्कर की मदद से देख रहे हैं. तो इसी एंडोथेलियल सेल के सरफेस पे ब्लू मार्कर से जो डिस्प्ले मॉलिक्यूल आप लोग देख रहे हैं इसको पी सेलेक्टिन या ई सेलेक्टिन बोलते हैं. और इसी पी सेलेक्टिन को जिसने डिस्प्ले किया वो हमारे पास यही इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स है. तो इसी पी सेलेक्टिन का रोल ये होगा कि ये जो ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल व्हाइट ब्लड सेल है, ये अगर इस पी सेलेक्टिन के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आएगा और ये न्यूट्रोफिल व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवेट होगा और इसको एक सिग्नल मिलेगा कि ओ अल्लाह के बंदे जाओ बाहर, माइग्रेट हो जाओ, टिश्यू पे बैक्टीरिया ने अटैक किया, इसे बैक्टीरिया का सत्यानाश करो. तो अभी ये न्यूट्रोफिल जो है ये चूंकि अमीबाइड शेप रखता है, अमीबाइड शेप, और ये न्यूट्रोफिल ये अगर अमीबाइड शेप ना रखता तो ये अपनी शेप को चेंज ना करता, क्योंकि इस न्यूट्रोफिल के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये दो एंडोथेलियल सेल के दरमियान गैप में अपने आप को बाहर लाएगा. तो चूंकि इसका शेप अमीबा लाइक है और एंडोथेलियल सेल के बीच में भी गैप बड़ा है, लेकिन इसके साइज के मुकाबले में ये गैप साइज तो कम है ना, तो ये अपने शेप को कुछ यूं चेंज करेगा कि ये अपने आप को थोड़ा सा फ्लैट फॉर्म में ले आएगा ताकि मैं आसानी से एंडोथेलियल सेल गैप के जरिए से अपने आप को बाहर माइग्रेट
जनरेट करूं, अभी यही न्यूट्रोफिल बाहर आएगा और ये इस बैक्टीरिया को खत्म करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज आप लोग सुनिए, जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों ने सुना है कि बॉडी टिश्यू में ऑलरेडी मैक्रोफेजेस भी होता है, जैसे कि हमारे लिम्फ टिश्यू में एल्वियोलर मैक्रोफेजेस है, हमारे ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लिया है, हमारे बोन के अंदर ओस्टियोक्लास्ट है, हमारे लिवर में कफर सेल्स होते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल तो आएंगे, लेकिन इसी बॉडी टिश्यू के अंदर ऑलरेडी जो रिजाइड मैक्रोफेज वाइट ब्लड सेल्स होता है, तो वही मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल ये दोनों वाइट ब्लड सेल मिलकर इसी बैक्टीरिया का खात्मा करेगा, इसी बैक्टीरिया को किल करेगा। और ये मैक्रोफेज और ये न्यूट्रोफिल वाइट ब्लड सेल पर आएगा और इसी टिश्यू के अंदर जो जो सेल डेड हुए हैं उस डेड सेल्स को भी कहा जाएगा, ताकि यहाँ पे पूरा ये सिस्टम क्लीन हो जाए, ताकि रिपेयरिंग अमल स्टार्ट हो जाए और दोबारा से हमारे पास न्यू किस्म के सेल्स रीजनरेट हो सके। तो आप लोग देखिए, पूरे इन्फ्लेमेशन अमल में आप लोगों ने 3 किस्म के पर्पस से सुने ना। एक, बैक्टीरिया को भी हमने खत्म किया विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल लाइक मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल। टिश्यू में जो जो सेल्स डेड है उसको भी हमने रिमूव किया, ताकि रिपेयरिंग का प्रोसेस हमारे साथ स्टार्ट हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये तब होगा जब आपकी टिश्यू इंजर्ड या डैमेज हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो जो टॉपिक जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो, कमेंट बॉक्स में प्लीज आप मुझे वो टॉपिक शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।